हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर SN वर्मा अपनी क्लास में स्वागत करता हूं अपनी तरफ से और सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग टीम की तरफ से। अभी तक आप पहली यूनिट के 2 लेसन्स पढ़ चुके हैं। उसके बारे में काफ़ी कुछ कई बार पढ़ा जा चुका है, उसका रिवीजन भी किया गया, उस पर टेस्ट पेपर भी दिया गया, लेकिन किसी ने भी टेस्ट पेपर अभी तक हमको दिखाया नहीं। चलिए ठीक है, आगे का जो हमारा लेसन है, इस यूनिट का तीसरा लेसन है, उसकी शुरुआत आज हम करेंगे। पादप जगत के बारे में पढ़ना है और इसके बाद अगला जो लेसन है वह जंतु जगत है। तो आज के लेसन में पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी, कि पादप जगत में किस तरह के जीवों को शामिल किया जाता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम 2 लेसन्स जो पढ़ चुके हैं उनके बारे में आप टेस्ट पेपर हमें करके ज़रूर भेजिए। आज का टॉपिक देखा जाए कि क्या है आज का टॉपिक। अध्याय 3 वनस्पति जगत, किंगडम प्लांटी। पहले इसका ओवरव्यू कर लिया जाए कि क्या क्या हमें इस पूरे वनस्पति जगत में पढ़ना है। आप पढ़ेंगे शैवालों के बारे में कि शैवाल क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से पौधे इसमें शामिल किए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे शैवाल में। फिर पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को कैसे पहचानेंगे आप, इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, ब्रायोफाइट में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, इनकी विशेषताएं, कौन कौन से पौधे टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं, यह हम पढ़ेंगे इसमें। फिर पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ पाए जाते हैं। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि किसी पौधे का जो जीवन चक्र होता है, स्पोरोफाइट, गमीटोफाइट, कैसे पीढ़ी एकांतरण की क्रिया हम देखने को पाते हैं किसी भी पौधे के जीवन में। तो जीवन चक्र और पीढ़ी एकांतरण के बारे में पढ़ेंगे पौधे के इसी अध्याय में। तो यह हमारे इस अध्याय से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें इस अध्याय में जानना है। और इस अध्याय को पूरा करते करते हमें इन सभी टॉपिक्स को कंठस्थ कर लेना है अच्छे से कि ये क्या होते हैं, क्या इनके बारे में हमें कोई पूछे तो बताना है, या कहीं क्वेश्चन अगर उठता है तो हमें क्या लिखना है। चलिए एक एक चीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि कृत्रिम वर्गीकरण, पौधों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके पहले हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से कि क्या होता है, कैसे होता है। वह जो वर्गीकरण था उसमें हमने देखा था कि लीनियस ने वर्गीकरण किया था। फिर उसके बाद तमाम वर्गीकरण किए गए। फिर अंत में आर्यच व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। और 5 जगत वर्गीकरण में हमने यह देखा था कि किस तरह पौधों को 5 हिस्सों में बांटा गया था। उसमें पहला जो था वो मोनेरा जगत था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर प्रोटिस्टा जगत था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और फंजाई, प्लांटी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं आज विस्तृत। तो जो यह वर्गीकरण था, यह वर्गीकरण कैसे किया गया, क्यों किया गया, यह सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लेसन में यह सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कैसे यह किया जाता है। वनस्पति जगत में जो इस बात पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है कि समय अनुसार परिवर्तन आता रहता है। पहले फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा को जो दो जगत वर्गीकरण किया गया था, उसमें सब में एक ही भाग में, एक ही हिस्से में रखा गया था। शुरुआत में जब लीनियस ने वर्गीकरण किया था तो वहाँ उन्होंने पादप और जंतुओं में ही से वर्गीकृत किया गया था। और बाद में कुछ जब मोनेरा का ग्रुप बनाया गया तो फिर साइनोबैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल जिन्हें कहा जाता है, उनको पादप जगत से अलग कर दिया गया और 3 जगत बना दिया गया। फिर बाद में अंततः जो है हमने 5 जगत वर्गीकरण को देखा कि कैसे 5 जगत वर्गीकरण अस्तित्व में आया। आपका जो प्लांटी वनस्पति जगत है, यह भी कई हिस्सों में बांटा जाता है, कई जो है भागों में बांट के इनका अध्ययन किया जाता है। उसमें प्रमुख भाग जो होते हैं वो होते हैं शैवाल, आपके ब्रायोफाइट होते हैं इस वनस्पति जगत में। शैवालों, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यह 5 तरह के पौधे होते हैं पूरी वनस्पति जगत का निर्माण करने वाले। तो इनका भी वर्गीकरण किया गया, वनस्पति जगत का भी। और वनस्पति जगत का वर्गीकरण जो है वह इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि वर्गीकरण में कृत्रिम वर्गीकरण किया गया। पहले जो लीनियस का था वह कृत्रिम वर्गीकरण था। तो कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है? इस प्रकार का वर्गीकरण पौधों की बाह्य संरचना, जैसे प्रकृति उनकी
रंग उनका मुख्यतः जो उनके कायिक गुण होते हैं और जो उनमें पुमंग पाया जाता है उसकी संरचना के आधार पर किया जाता है कृत्रिम वर्गीकरण। और उसके बाद दूसरे तरह का जो वर्गीकरण होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा जो है बायोलॉजी ख़त्म हो जाती है लेकिन यह चीज़ समझ में नहीं आती है कि वर्गीकरण क्या होता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि यह वर्गीकरण क्या होता है। कि कृत्रिम वर्गीकरण बाह्य लक्षणों पर आधारित होता है, कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता इसमें दी जाती है। किसमें भी समानता मिलती है तो उसे हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। क्योंकि कायिक गुणों में समय के साथ परिवर्तन आता है इसलिए यह कृत्रिम वर्गीकरण बहुत ही समीचीन नहीं लगा, बहुत ही उचित नहीं माना गया कायिक गुणों में परिवर्तन होने के कारण समय के साथ। तो प्राकृतिक वर्गीकरण अस्तित्व में आया। प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या देखते हैं, इस वर्गीकरण में जीवों के प्राकृतिक संबंधों, बाह्य गुणों के साथ साथ उसके भीतरी गुणों जैसे रचना, उसका भ्रूण विज्ञान, मतलब बाह्य गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों पर भी इसमें ध्यान दिया गया और उनकी प्रकृति कैसी है और कैसे उनकी आंतरिक रचना है, उनकी उनका भ्रूणीय विकास कैसे होता है, इस आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसे प्राकृतिक वर्गीकरण कहा गया। और पौधों का जो प्राकृतिक वर्गीकरण था पुष्पी पादपों का, उस वर्गीकरण को देने वाले वैज्ञानिक थे जॉर्ज बेंथम और हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर। यह उन्होंने इसका प्राकृतिक वर्गीकरण किया पुष्पी पौधों का। उसके बाद अगले तरह का वर्गीकरण अस्तित्व में आया, जातवृत्तीय वर्गीकरण। इसमें जीवों के विकासीय संबंधों को आधार बनाया जाता है और वर्गीकरण में वर्तमान इसको ही स्वीकार किया जाता है। जो जातवृत्तीय वर्गीकरण है वर्तमान समय में इसे ही स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि एक समान टैक्सा में जो भी जीव रखे जाते हैं उनके पूर्वज एक ही होते हैं। जातवृत्तीय वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है। तो जातवृत्तीय वर्गीकरण में हम उसके विकासीय संबंधों को आधार मानकर वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद संख्यात्मक वर्गीकरण आया आज के कंप्यूटर के समय में कि जीवों के लक्षणों को उनके डाटा के आधार पे एक कोड दे दिया जाता है हर जीव को और उसके क्या लक्षण हैं उनको उसमें फीड कर दिया जाता है। जब उस कोड को किसी जीव के साथ जोड़ दिया जाता है तो मतलब उस कोड का है कि उस जीव का वह लक्षण हो गया। जैसे नंबर 3 किसी जीव को दे दिया गया तो नंबर 3 में कौन पर आने वाले जीवों में कौन कौन से लक्षण होंगे यह उसमें फीड रहता है। और जब कोई भी जीव नया जीव मिलता है तो वहाँ पे हम वह कोड डालते हैं उस जीव के आगे, किस कोड का वह जीव है या अपने आप वह क्लियर कर लेता है प्रोसेसिंग के थ्रू, क्योंकि उसमें पहले से वह लक्षण पड़े हुए होते हैं। यह लक्षण किस कोड के जीव के साथ मिलते जुलते हैं वह कंप्यूटर अपने आप निकाल लेता है। इस तरह की वर्गीकी को संख्यात्मक वर्गीकी कहा जाता है। यह भी आजकल उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद कोशिका वर्गीकी, कोशिकीय सूचनाओं के बारे में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की संरचना क्या होती है, बाह्य व्यवहार क्या होता है, उसके जो आंतरिक रसायन हैं वह कैसे हैं। तो कोशिका की आंतरिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह कोशिका वर्गीकी कहलाता है। तो यह था वर्गीकरण करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारा जो पादप जगत से संबंधित टॉपिक है। अभी तक हम वर्गीकरण के बारे में समझ रहे थे। शैवाल क्या होते हैं। शैवाल वास्तव में शैवाल जो हैं वह हरे रंग के, लाल रंग के, भूरे रंग के, किसी भी रंग के हो सकते हैं, नीले, पीले, भूरे, बहुत ही रंग बिरंगा जगत है यह शैवालों का। शैवाल जो है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि यह पादप जगत हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी पौधे पाए जाते हैं सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अंतर क्या होता है उस क्लोरोफिल में, किसी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, किसी में ए के साथ बी भी पाया जाता है, किसी में ए के साथ सी पाया जाता है, डी पाया जाता है, और साथ साथ में कुछ और भी पिगमेंट जैसे फाइकोजेंथिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये सारे पिगमेंट पाए जाते हैं। इन पिगमेंट्स की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर शैवालों के रंग निर्धारित होते हैं। शैवाल कई रंगों में हमें दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। शैवाल जो है वह थैलाइड संरचना होती है। थैलाइड का अर्थ आप जान लीजिए, थैलाइड संरचना का अर्थ यह होता है कि उसमें जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं होती है, अलग अलग दिखाई नहीं देती है, तो ऐसी संरचना को हम थैलाइड संरचना कहते हैं। और स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मुख्यतः जलीय होते हैं, जल में ही पाए जाने वाले जीव हैं यह। और जलीय होने के साथ साथ यह जो पौधे हैं
इनमें कुछ जो हैं वह नम पत्थर, लकड़ी पर या दूसरे जीवों के साथ, चाहे वो पादप हो या कोई प्राणी हो, उनके साथ जो है वह संबंधों के आधार पे हम देखते हैं कि उसके साथ भी वह पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा यह कॉलोनी के रूप में भी पाए जाते हैं। इनके जो रहने का तरीका है वह कॉलोनी के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं तंतु के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा, एलोथ्रिक्स। कुछ ऐसे सभी शैवाल होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े वृक्षों के आकार के होते हैं, जिन्हें हम विशालकाय, जिनमें विशालकाय केल्प का नाम प्रमुख रूप से लेते हैं। 100 मीटर तक लंबा होता है। तो यह अगर आकार की बात करें तो बहुत छोटे साइज से लेकर के बहुत बड़ी साइज तक 100 मीटर के आकार तक होते हैं। और अगर आवास की बात करें तो यह जलीय आवास में दूसरे जीवों के ऊपर, नम जगहों पे, लकड़ी पर, या सहजीवी के रूप में तमाम जीवों के शरीर के ऊपर और भीतर पाए जाते हैं। जैसे स्लॉथ, जो भालू होते हैं, उनमें भी कुछ शैवाल पाए जाते हैं। इनमें जो जनन की विधि होती है, वह जनन की विधि विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होती है, अलैंगिक जनन। और इन बीजाणुओं को सामान्यतः जूस्पोर कहते हैं। और इन जूस्पोर्स की विशेषता यह होती है कि इनमें फ्लैजला होता है और यह चलायमान होते हैं। जो इनके अलैंगिक बीजाणु होते हैं उन्हें जूस्पोर कहते हैं, और वह चलायमान होते हैं, उनमें फ्लैजला पाया जाता है। और यह जूस्पोर बाद में अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मकों के संलयन के द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया होती है। यह जो लैंगिक जनन है, जो युग्मकों के आकार के आधार पर यह दो तरह का हो सकता है। एक होता है समयुग्मकी, जिसमें युग्मकों का आकार समान होता है दोनों जुड़ने वाले युग्मकों का, और दूसरा होता है विषम युग्मकी, जिसमें जुड़ने वाले युग्मकों का आकार समान नहीं होता है। तो लैंगिक जनन दो तरह का हो सकता है, समयुग्मकी या विषम युग्मकी। समयुग्मकी जो लैंगिक जनन होता है उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि जो जुड़ने वाले समान आकार के युग्मक हैं उनमें फ्लैजला हो पाया जाता हो, फ्लैजला युक्त हो सकते हैं समान युग्मक, जैसे कि हम एलोथ्रिक्स में देखते हैं, दोनों फ्लैजला युक्त होते हैं, दोनों युग्मक समान आकार के होते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि वह फ्लैजला विहीन हो, मतलब किसी में फ्लैजला पाया जा रहा है, किसी में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन आकार समान होने के कारण वह समयुग्मकी है। तो फ्लैजला युक्त युग्मक हो सकते हैं समान आकार वाले, या फ्लैजला विहीन हो सकते हैं। फ्लैजला युक्त का उदाहरण एलोथ्रिक्स है, और फ्लैजला विहीन का उदाहरण स्पायरोगायरा है। तो यह स्थिति भी हम देखने को पाते हैं समयुग्मकी जो है लैंगिक जनन में। दूसरे प्रकार का जो जनन होता है विषम युग्मकी, उसमें क्या होता है कि जो छोटे साइज का युग्मक होता है वह छोटा होता है साइज में, नर होता है, और उसमें फ्लैजला जरूर पाया जाता है, वही चलायमान होता है। दूसरा जो बड़े साइज का युग्मक होता है वह मादा युग्मक कहलाता है, और उस पर कोई फ्लैजला नहीं पाया जाता, वह एक जगह स्थिर रहता है। तो विषम युग्मकी लैंगिक जन्म में छोटा नर युग्मक फ्लैजला युक्त होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम होता है, चलायमान होता है। वहीं बड़ा युग्मक जो होता है मादा युग्मक होता है, उसमें कोई फ्लैजला नहीं पाया जाता, वह एक जगह पे स्थिर रहता है। इस तरह का लैंगिक जनन जो है हम वॉलवॉक्स और फ्यूकस में देखने को पाते हैं। आगे की चीज़ यह है कि मानव जो है, मानव के लिए शैवाल का क्या उपयोगिता है। बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने की बात होती है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं, उनमें शैवालों का जो स्थान है वो बहुत आगे है। पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन स्थिर की जाती है उसका आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। तो जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं, इस विशेषता के कारण शैवालों की बहुत अच्छे से यह वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और चूँकि जल में पाए जाते हैं, जल में भी बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं और यह प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो जलीय प्राणियों के लिए एक अच्छा भोजन उपलब्ध कराते हैं यह शैवाल। और खाद्य चक्रों का जो आधारभूत ढांचा है वह बनते हैं, मतलब किसी भी खाद्य चक्र का आधारभूत ढांचा जो है वह उत्पादक होते हैं। और यहाँ पे जलीय वातावरण में यह शैवाल आधारभूत ढांचे का काम करते हैं, और इस आधार पर इनमें यह जो गुण पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण का, इस आधार पर यह बहुत ही उपयोगी होते हैं।
पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, तमाम ये ऐसे प्रजातियां हैं शैवाल की जिन्हें हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ भूरे तथा लाल शैवाल होते हैं। मुख्य रूप से लाल शैवाल से कैरागेन उत्पन्न होता है और वह भी प्रोटीन उपयोगी चीज़ है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया, एगार किससे प्राप्त होता है? जिलेडियम तथा, टीजीटी पीजीटी हर जगह पूछा जाता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है जो कि सूक्ष्म जीवों के संवर्धन, आइसक्रीम तथा जेली बनाने में उपयोग करता है। यह जो आपका पेज है, यह पेज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेज है। इसका स्क्रीनशॉट लें और बार बार इसको, ये पॉइंट 100% याद करने वाले हैं, इन्हें हमें ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। क्लोरेला जो है और स्पाइरुलिना, यह दो ऐसे शैवाल हैं जो कि एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में किया जाता है। शैवाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग को कहते हैं क्लोरोफाइसी, दूसरा भाग पियोफाइसी तथा तीसरा रोडोफाइसी होता है। तो यह वर्गीकरण जो 3 तरह के शैवाल होते हैं उसे हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। और इस लेसन से जुड़ा हुआ कोई भी आपको डाउट होता है तो उसे आप कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी क्या होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तब तक आप घर पर रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो हमसे कमेंट करके उसको क्लियर कर दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शुभकामनाएं और शुभ रात्रि।